Chapter 11 अवनी इन ओल्ड कपूर मेंशन। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज संडे था। आदित्य घर पर ही था। आदित्य अवनी को ब्रेकफास्ट करा रहा था। अवनी ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। अवनी ने मुंह फुलाकर मुंह फेर लिया। अब बेचारा आदित्य तो समझ ही नहीं पाया कि उसकी प्यारी सी छोटी बीवी क्यों नाराज है। उसने प्यार से पूछा, जान क्या हुआ आपको? मैंने कोई गलती की? आप क्यों नाराज हो? अवनी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, किसी और से नाराज हूँ। आदित्य, किससे नाराज है मेरी प्यारी बीवी? अवनी, मोम डैड से वो मुझसे मिलने भी नहीं आए। क्या मैंने कोई गलती की है? हब्बी की मम्मा डेडा को इस छोटे से बच्चे की याद नहीं आती? वो बोलते हुए इतनी प्यारी लग रही थी, आदित्य को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। आदित्य, इतनी सी बात है, आप एक काम करो, पहले ये ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर हम ओल्ड कपूर मेंशन चलते हैं। आप उनकी अच्छी सी खबर लेना। अवनी खुश होकर, ऑफ माई डियर हबी यू आर बेस्ट एट, उसने खुशी मैंने क्विक के साथ आदित्य की गालों रख कर दी। जब उसे ध्यान आया कि उसने क्या किया है तो उसका पूरा फेस रेड हो गया। आदित्य उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ब्रेकफास्ट करवाना जारी रखा। फिर रेडी होकर दोनों ओल्ड कपूर मेंशन निकल गए। आदित्य और अवनी को साथ आता देखकर सबने नजरें झुकाकर उन्हें ग्रिट किया। उन्हें उनकी यंग मैडम को देखने का हक नहीं था। लिविंग हॉल में पहुंचते ही अवनी ने भूकंप ला दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी पापा मम्मी पापा। अवनी एक रूठे हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। आदित्य तो चुपचाप खड़ा था। वही अवनी की आवाज पहचान कर वो भागे भागे नीचे आए। वो खुश थे। आदित्य की मम्मी नैना कपूर उम्र 45 साल पर दिखाती है, 35 जितनी। आदित्य के पापा ऋषभ कपूर उम्र 50 साल पर लगते हैं, 40 साल के जवान। वही चिल्लाने की आवाज सुन सारे सर्वेंट भी जमा हो गए। नैना जी और ऋषभ जी भी खुशी खुशी नीचे आए। वो सब अवनी को देख खुश थे। आदित्य के मम्मी पापा उसे गले लगाने ही वाले थे कि अवनी के घूरने से रुक गए। अवनी उन्हें घूरते हुए बोली, आप दोनों को मेरी फिक्र है कि नहीं मोम डैड? अवनी को गुस्से में देख ऋषभ जी आगे आकर बोले, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों नाराज है अपने मोम डैड से? इतनी प्यार भरी आवाज सुन अवनी खुद को रोक नहीं पाती और ऋषभ जी को गले लगाकर रोने लगती है। ऋषभ जी उसे छोटे बच्चे की तरह चुप करवाते हैं। नैना जी भी आगे आकर उसके बालों को प्यार से सहलाती है। नैना जी, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? बच्चे ऐसे रोते नहीं है। आदित्य को तो सबने इग्नोर ही कर दिया, जैसे वो वहां हो ही नहीं। बेचारा आदित्य। अवनी थोड़ी देर बाद शांत होकर वैसे ही ऋषभ जी से चिपककर छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोलती है, आप दोनों को मेरी फिक्र ही नहीं है न? बिल्कुल। आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। आपको पता है मैं कितनी हट हुई? आप मेरे बेबी को भी मिलने नहीं आए। उसने शिकायतों की जड़ी लगा दी। उसकी प्यारी शिकायतें सुनकर उस पर और प्यार आ रहा था। ऋषभ जी, माफ कर दो मेरे बच्चे। हमें लगा कि डे से शादी हुई थी, आपको हमारा आना अच्छा न लगे। उनकी इस बात ने फिर से अवनी के पुराने जन्म के जख्मों को ताज़ा कर दिया। अवनी को रिया को गलत और परिवार के लिए खतरा साबित करना ही था, इसलिए अवनी मैडम पूरी प्लानिंग करके आई थी। कभी कभी कहते हैं कि किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। अवनी नैना जी से चिपकते हुए बोली, डैड आपको पता है मैंने कितना कुछ सहा है। मुझे आप सबको बहुत कुछ बताना है। हमारी फैमिली को आने वाले खतरे से बचाने के लिए जरूरी है। फिर आदित्य की तरफ देखकर, इस बातों से आप ही अनजान है आदि। अवनी की बात सुन सब सीरियस हो जाते हैं। आदित्य, क्या बात है? अवनी, यहाँ नहीं, खाना खाने के बाद स्टडी रूम में बात करेंगे। अभी मुझे और बेबी को भूख लगी है। इतना कहकर मासूम सा चेहरा बना लेती है। सब मुस्कुरा देते हैं, मस्ती मजाक करते हुए लंच करते हैं। फिर सब स्टडी रूम में बैठकर अवनी का इंतजार करते हैं। अवनी बोलना स्टार्ट करती है, मोम डैड, पहली बात कि उस दिन मैंने एबॉर्शन करवाने के लिए नहीं बोला था। मुझे मोम ने बोला कि हमें चेकअप के लिए जाना है। मैं वहां गई तो आदि आ गए, तब मुझे पता चला कि अबॉर्शन के लिए मुझे ले जाया गया था। आदि टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ रिया और मोम क्या करते। ये बोल रोने लगती है। उसकी बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेज कपूर को तो शौक लग गया और उनकी चीख निकल गई। आदित्य ने रोती हुई अवनी को बाहों में लेकर संभाजा। ये आंसू नहीं थे, ये उसका दर्द था। सच में अगर उस दिन आदित्य वक्त पर आकर उसे शादी नहीं की होती तो पता नहीं क्या होता। ये सोच के ही उसकी सांसें उखड़ने लगती है। आदित्य से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने जल्दी से अवनी को पानी पिलाकर उसे शांत करते हुए बोला, बच्चा सब ठीक है, देखो हमारा बेबी भी ठीक है। अवनी शांत होती है, आदित्य की बाहों में सिमट जाती है। फिर बोलती है,
अवनी मोम डैड आदि, आपको पता है मैं शादी के बाद चाहकर भी आदित्य के पास नहीं रह सकती थी और न ही उनसे बात कर सकती थी। मैं चाहती थी पर नहीं कर सकती थी। ये सुन तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अवनी बोलती है, आपको याद है मेरी सटेक मोम ने एक सर्वे भेजी थी मेरे लिए? आदित्य, हाँ याद है, पर उनका क्या? अवनी, वो मेरी देखभाल के लिए नहीं बल्कि हम पर नजर रखने के लिए भेजी गई है। मुझे उन दोनों के इरादे जानने थे। वो सच जब मुझे पता चला मैं टूट चुकी थी। फिर सबूत के लिए मुझे आदि की हेल्प लेनी पड़ी। ऋषभ जी क्या डराते हैं उनके बेटे? सब कुछ बताओ। अवनी, डेट सच ये है कि रिया और उसकी मोम मुझे, आदि को और हमारे बेबी तीनों को मार देना चाहते हैं। उन दोनों ग्रेटर दैन कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, नफरत ही की है। मेहरा इंताय एंड प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने मुझसे प्यार का नाटक किया। रिया मुझसे इतनी नफरत करती है कि जिसके लिए नफरत वर्ड भी छोटा है। फिर रुककर रूंधे गले से करण को वो लोग इसलिए हमारे बीच लाए कि वो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा सके। पर मैंने हमेशा उसे रिजेक्ट करके सिर्फ दोस्त माना, इसलिए करण की नफरत भी मेरे और आदि के लिए बढ़ती गई, क्योंकि उसे पता है मैं आदि से प्यार करती हूँ और वो बोलते हुए रुक जाती है और रोने लगती है। उसे वो वक्त याद आ गया जब पिछले जन्म में एक बार नहीं कई बार करण ने अवनी का रेप किया था। वही अवनी को ऐसे रोते देख आदित्य का दिल टूट चुका था। उसे गुस्सा भी आ रहा था जब उसे पता चला कि रिया और उसकी माँ उसे किसी और आदमी के पास भेजने की प्लानिंग की। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। बस वो अवनी के लिए चुप था। वो अवनी को अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। अब अवनी को उसकी माँ की बर्बादी पक्की थी। अवनी को ऐसे देख नैना जी और ऋषभ जी घबरा गए और समझ गए कि सच बहुत कड़वा है। सबने अवनी को शांत किया। अवनी सिसकते हुए आग बोली, अवनी, करण का इरादा सिर्फ प्रॉपर्टी छीनने तक का नहीं था। उसका इरादा मेरी इज्जत लूटने का है। मैंने अपने कानों सुना था। वो रिया को बोल रहा था कि अवनी को बहुत घमंड है, ना उसकी खूबसूरती और आदित्य पर उसके जिस्म को ऐसे नोच नोच कर खाऊंगा कि उसको उसका आदित्य भी नहीं बचा पाएगा। ये बोल फिर रोने लगती है। ये बात सच है जो अवनी ने करण के मुंह से सुनी थी। आज अवनी के आंसू चाहकर नहीं रुक रहे थे। पिछले जन्म का दर्द ही ऐसा है कि उसके आंसू नहीं सूख रहे थे। वो आदित्य को कसकर पकड़ के बोली, आदि प्लीज, मुझे आप बचा लोगे ना? आपके अलावा किसी ने मुझे टच किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अवनी की बातें और आंसू देखकर नैना जी, ऋषभ जी के साथ आदित्य की भी आंखें नम थी। आदित्य अवनी को कसके हक करके बोला, बच्चा आपको कुछ नहीं होगा, आपको आपका आदि है ना? ऋषभ जी, अभी बच्चे वो लोग आपसे क्यों नफरत करते हैं? अवनी, डैड मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। ये नॉर्मल भी है। रिया पापा की रियल डॉटर नहीं है, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने के बाद वो लोग मुझसे नफरत करने लगे। रिया को बचपन से आदि पसंद थे, पर आदि को और आप दोनों को मैं पसंद थी। आप मुझसे प्यार करते थे। रिया और उसकी मोम ने मेरे मन में आदि के लिए नफरत भरने के लिए बहुत कुछ किया। नैना जी, क्या किया? अवनी, आदि का एब्रॉड से कॉल आता था, तब मुझे कभी पता नहीं चलने दिया। आदि के भेजे हुए लेटर स्टोर रूम में छुपा दिए जाते थे। मैं आदि के कॉल और लेटर के इंतजार में घंटों रोती थी, पर होकर भी वो चीजें कभी मुझ तक नहीं पहुंची। वो लोग मेरे मन में आदि के खिलाफ जहर भरने के लिए बहुत ट्राई करते थे, पर ये दिल कभी आदि के खिलाफ गया ही नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक झूठ बोला कि एब्रॉड में आदि की 3-4 गर्लफ्रेंड है और इसमें से एक प्रेग्नेंट भी है। ये सुन नैना जी और ऋषभ जी बुरी तरह टूट चुके थे। और कॉल वाली बात सुनकर आदि भी शौक था। उसे भी ये नहीं पता था। तभी आदित्य बोलता है, आदित्य, इतना ही नहीं मोम डैड, जिस दिन हम होटल में मिले थे उस दिन अवनी को भी ड्रग दिया गया था। वो भी रिया और करण ने दिया था। उन्होंने मिस्टर बंसल से 2 करोड़ में इतना बोल चुप हो जाता है, पर मिस्टर है मिसेज कपूर समझ जाते हैं और नैना जी फुट फुट कर रोने लगती है। अवनी, मोम डैड, वो लोग अब मेहरा इंडस्ट्री एंड प्रॉपर्टी के साथ कपूर इंट्रा के साथ सभी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते हैं। मुझे खेल के पीछे लोग हैं ये पता था, पर इन लोगों के इरादे जानने के लिए मुझे आदित्य से दूर रहना पड़ा और आप लोगों से भी। जब मुझे सच पता चला मैं तुरंत आदि के पास भाग के गई थी। मैं चाहती तो आदि को पहले बता देती, पर आदित्य, पर क्या? अवनी, आदि, अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझसे दूर नहीं रह पाते। ये जानते हुए कि प्रेग्नेंट वुमेन को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप प्यार जताते और मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाती। अगर ऐसा होता तो रिया तक ये बात पहुंच जाती कि हमारे बीच सब ठीक है और मुझे उसका मकसद नहीं पता चलता। हमें जो जानना था वो जान लिया। बाद में मैं आपके पास आ गई थी। अब भले उसे पता चले, आई डोंट केयर, जलते दो उसे। बड़ी आई चुड़ैल मेरे हब्बी और बेबी को नजर लगाने वाली। ऋषभ जी, मेरे बच्चे, तुमने इतना कुछ अकेले सहा।
हमें पता भी नहीं चला। उनकी आंखें नम हो जाती है। उन्होंने बाहों से अवनी को अपनी राजकुमारी की तरह पाला था। अवनी पापा मेरे लिए भी आसान नहीं था, पर हमारे परिवार के लिए करना था। मन में आसान नहीं था पापा मेरे लिए। पिछले जन्म की यादें मेरी रूह कंपा देती है। मैं फिर से अपने पति और बच्चे को उस हालत में नहीं देखना चाहती। इसके लिए मुझे इस तरह झूठ बोलकर आपको वो सारा सच बताना पड़ा। झूठ बोलने के लिए मुझे माफ़ करना मोम डे दादी, पर सच यही है कि मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की, बस किसी के बहकावे में आ गई थी। वो बोल ही रही थी कि आदित्य की आवाज़ आई, कहाँ खो गई जान? क्या सोच रही हो? अवनी कुछ नहीं, प्लान बना रही थी उन लोगों को सबक सिखाने का। एक झटके से बर्बाद नहीं करूंगी। मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। उन्हें भी पता चले कि जब बात परिवार और बच्चे की आती है तो एक स्थायी माँ दुर्गा भी बन सकती है और माँ महाकाली भी बन सकती है। आदित्य उसे हक करके बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चा। हमारी फैमिली के लिए आपने इतना सहा, अब आपको कुछ नहीं सहना होगा। किसी को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। अवनी आदि, मैं जानती हूँ आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। चलो आज मेरी फैमिली पूरी हो गई, मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। आदित्य फोन से कुछ मैसेज करता है, फिर बोलता है, चलिए सब बाहर, अब कोई नहीं रोएगा, ठीक है? मैंने सबके लिए मैंगो शेक बनाने को बोला है, फिर सब आराम करेंगे। ओके। अवनी खुश होकर, यू आर बेस्ट हबी एट, वैसे भी मुझ कुछ यमी सा पीना था। आदित्य, यस आई नो, अब चलो सब। फिर सब मैंगो शेक एंजॉय करे हैं और आराम करने चले जाते हैं। 12 नेक्स्ट सी A.0 दोपहर को आराम करने के बाद शाम को सब चाय नाश्ते पे मिलते हैं। ऐसे ही फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। आज पूरी फैमिली बहुत खुश थी। सबकी एक ही वजह थी कि उनकी फैमिली साथ है और एक फैमिली मेंबर आने वाला है। आदित्य सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी वाइफ उसे नफरत नहीं करती थी, प्यार करती है और उसने अपने बच्चे के लिए, फैमिली के लिए जितना किया। सच ही तो है, अवनी के लिए आसान नहीं था। वो अपने परिवार की रक्षा करने मरकर वापस लौटी है। सब खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे कि नैना जी बोली, अवनी नुहे क्या लगता है, बेटा होगा या बेटी? अवनी चहकते हुए बोली, मम्मा मुझे लगता है बेटा होगा। मुझे पहला बेटा चाहिए, बिल्कुल आदित्य की तरह। अवनी को तो पता ही है कि बेटा होगा, आखिर उसका दूसरा जन्म जो है। जिसे सुन आदित्य कहता है, बेटा क्यों, बेटी क्यों नहीं? जोशी होगा, हम उसे बराबर प्यार करेंगे। अवनी, आदित्य आप भी ना, अगर हमारा बेटा बड़ा और बेटी छोटी होगी तो हमारा बेटा उसे प्रोटेक्ट करेगा, प्यार करेगा, उसे हर खतरे से बचाएगा। आदित्य, ये बात तो सही कही, हम हमारे बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारा बेटा बड़ा होकर हमारी बेटी को प्रोटेक्ट करेगा। ऋषभ जी, मेरी बच्ची कितनी समझदार है। ऐसे ही सब प्यार से बातें करते हुए डिनर करके सोने चले गए। अगली सुबह अवनी और आदित्य अपने मम्मी पापा की रजामंदी लेकर निकल गए। अवनी को आदित्य ने मेहरा इंडस्ट्री छोड़ा। उसे लेने अंकल माथुर आए थे। सबका ध्यान अवनी पर ही था। अवनी सबको एक नज़र देखती है, तभी सामने से दादाजी आते हुए दिखते हैं। वो अवनी के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, कैसा है मेरा बच्चा? दादाजी का प्यार देखकर अवनी पिघल जाती है और उनके गले लगकर सिसकने लगती है। वही अशोक मेहरा दसी ओ ऑफ मेहरा इंडस्ट्रीज के मालिक किसी को प्यार से हक कर रहे थे। सब यही सोच रहे थे, इतना नसीबदार कौन है जिसके साथ खडूस बॉस चॉकलेट जितने मीठे हो गए। फिर अवनी को देखकर सब उन्हें पहचान गया। अवनी थी ही एक्ट्रेस। थोड़ी देर बाद अवनी से दादाजी अलग होकर उसके आंसू पोंछते हुए सबकी तरफ देखकर बोले, दादाजी हेलो एवरीवन, आप सब यही सोच रहे हैं कि फेमस एक्ट्रेस अवनी मेहरा यहाँ क्या कर रही है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अवनी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है बल्कि मेहरा इंडस्ट्री की बनने वाली नई A.0 है। अपनी बात को जारी रखते हुए बोले, इनसे मिलिए, ये मेरी इकलौती पोती और मेहरा इंडस्ट्री की इकलौती वारिश है। ये सुन सब ताली बजाने लगते हैं। वही एक एम्प्लॉय अवनी की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र देख लेता है और उसका बड़ा हुआ पेट थोड़ा दिख रहा था, जिसे देख वो डरते हुए बोलता है, ओ सर, क्या मैडम शादीशुदा है? वो प्रेग्नेंट भी लग रही है। जिसे सुन सबका ध्यान उस तरफ जाता है। ये सुन अवनी मुस्कुराती है और बोलती है, अवनी यस यू आर राइट, मैं शादीशुदा भी हूँ और प्रेग्नेंट भी हूँ। वैसे मेरे पति को आप सब जानते होंगे, मन मिसेस अवनी आदित्य कपूर हूँ। एशिया के बिजनेस टाइकून कपूर इंडस्ट्री के आदित्य कपूर को सब जानते ही होंगे। ये सुन सबके होश उड़ जाते हैं। सब सदमे में थे। सबके दिल दिमाग में यही बात चल रही थी कि द बिजनेस टाइकून आदित्य कपूर ने इतनी प्यारी एंजल से शादी करी और उस डेविल की एंजल प्रेग्नेंट भी है। वही सबका रिएक्शन देख अवनी को बड़ा मजा आ रहा था।
वो सबको होश में लाते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप सबको शौक लगा होगा पर यही सच है। मैं आशा करती हूँ भविष्य में आप सब मेरा और मेहरा इंडस्ट्री का साथ देंगे। और एक बात, मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाकर मुझे या कंपनी को किसी के लालच में आकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे मेरे पति आदित्य कपूर की तरह हार्टलेस बने में वक्त नहीं लगेगा। ये उसने सख्त और डरावनी आवाज में बोला था। सब डर से कँप उठे। सबको अवनी ने आदित्य का अक्ष दिखा। अवनी को अच्छे से याद था कि कंपनी में कुछ एम्प्लॉय रिया के इशारों पे काम करते थे, इसलिए उसने ये बोला। दादाजी अपनी पोती में आए बदलाव से खुश थे। फिर वो अवनी को बोल, बच्चे चलो केबिन में आप कुछ खा लो। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए खुद को ज्यादा थकाना ठीक नहीं है। अवनी खुश होकर हाँ दादाजी बोल दादाजी का हाथ पकड़ केबिन की तरफ चली जाती है। पूरा स्टाफ अभी भी सदमे में था। केबिन में जाते ही अवनी दादाजी को गले लगाकर रोने लगती है। उसे ठसो रीता देखकर दादाजी घबरा जाते हैं। दादाजी बीलते हैं, दादाजी अभी बच्चे चया होता है, हमें कुल बताएं। आदित्य बेटे का कॉल आया था कि आप आ रही हो और कुछ सच बताने चाली हो। चया बा है। अचनी दादाजी को लेकर सोफे पे बैठ जाती है और ज्यों कपूर मेंशन में उसने बताया था चही सब दादाजी को बताती है। दादाजी का खून खोल उठता है, कुछ जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, दादाजी उस नालायक की दंतनी औकात, इन सबको तो मत छड़ूगा नहीं। अचनी शांत हो जाए दादाजी, अगर वो लोग खेल खेलना चाहते हैं तो हम भी उन्हें बताएंगे कि असली खिलाड़ी कौन है। दादाजी तुम सबको तो देख लेंगे हम, पर पहले माफ कर दो बच्चे, हमने तुम्हें गलत समझा। अवनी दादाजी आपकी या किरी की कोडू गलती नहीं है, हमारे लिए नाटक करना जरूरी था, आप हमें माफ कर दीजिए। ऐसो ही दादा पोती बातें करते हैं। दादाजी को अवनी कपूर मेंशन में शिफ्ट होने को बोलती है। पहले तो दादाजी मना करते हैं, फिर अवनी उन्हें समझती है कि वो लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, और ये भी कहती है कि ये आइडिया मम्मी पापा का है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ऋषभ जी भी फोर्स करते हैं तो दादाजी मान जाते हैं। फिर अवनी कुछ नाश्ता करती है और कपूर इंडस्ट्री के लिए चली जाती है। वो जैसे ही कपूर इंडस्ट्री में कदम रखती है सब डर जाते हैं, फिर उसे ग्रिड करते हैं। अवनी सबको इग्नोर करके सीधे आदित्य के फ्लो पर चली जाती है। बिना नोक किए जब आदित्य का केबिन खुलता है तो वो समझ जाता है कि ये उसकी बीवी ही है। वो तुर उसके पास जाकर उसे सोफे पर बिताता है और पूछता है, आदित्य कैसा लगा दादाजी से मिलकर। अवनी बेहद अच्छा। आदित्य दादाजी कपूर मेंशन जाने के लिए मान गए। अवनी बहुत मुश्किल से माने हैं। वैसे तो आदित्य को सब पता था, पर फिर भी वो उसकी बीवी से सुनना चाहता था। ऐसे कुछ देर बातें करने के बाद लंच करते हैं। अवनी ज्यादा नहीं खाती, उसने कुछ देर पहले ही खाया था। फिर केबिन में बने रेस्ट रूम में आदित्य को ले जाकर उसे पकड़कर सो जाती है। आदित्य भी सो जाता है, कुछ नहीं बोलता। अवनी को पता था आदित्य आराम नहीं करता ज्यादा, इसलिए उसने ऐसा किया। शाम को काम खत्म करके घर निकल जाते हैं। रास्ते में अवनी को कुछ दिखता है तो वो कहती है, अवनी गाड़ी रोको। आदित्य उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। अवनी कुछ कहती है जिससे आदित्य उसे घूर घूर कर देखने लगता है। क्यों रुकवाई थी अवनी ने कार? आदित्य अवनी को क्यों घूर रहा था? अब जब रिया को पता चलेगा मेहरा इंडस्ट्री के फ्यूचर CA.0 के बारे में, वो क्या करेगी? तेरा पानीपुरी। अवनी जब कार रोकने को कहती है तो आदित्य उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है, जिसे समझ अवनी कहती है, आदि मुझे पानीपुरी खानी है, ये बोलकर सामने ठेले की ओर इशारा करती है, जिससे आदित्य उसे दूर घूर के देखने लगता है, जैसे कह रहा हो घर पे सेफ कम पड़ गए तुम्हें, जो यहाँ की पानीपुरी खानी है तुम्हें बीवी। उसकी बात समझ अवनी झेप जाती है। अवनी प्लीज हब्बी, इतने प्यार से कहा कि एक पल को आदित्य पिघल गया, पर फिर अपनी बीवी और बच्चे की हेल्थ को लेकर कठोर हो गया। आदित्य नो बीवी घर पे जाकर शेफ से बनवा लेना, अभी चुपचाप चलो। अवनी मुंह बनाकर बोलती है, प्लीज ना आदि, रमेश अंकल सबसे अच्छी पानीपुरी बनाते हैं, मुझे दही की पानीपुरी खानी है। उसकी बात सुन आदित्य उसे पूर कर देखता है और कोल्ड चाइस में पूछता है, मतलब तुम ये पहले ही बहुत बार पानीपुरी खा चुकी हो? अवनी पहले हाँ में सिर हिलाती है, फिर जब आदित्य की ओर देखती है तो उसका गुस्सा देखना में सिर हिलाने लगती है। आदित्य उसे घूरकर अपनी उसी कोल्ड वॉइस में बोलता है, सच बोलो वाइफी, वरना। अपनी बात अधूरी छोड़ देता है, जिससे अवनी भी डर जाती और धीमी आवाज में बोलती है, हाँ खाई है अंकल, हमें जानते हैं, हम कभी कभी यहाँ आते हैं। ये सुन आदित्य आंखें बंद करके गुस्सा शांत करने लगता है। तभी अवनी का फोन बजता है। वो देखती है कि नैना जी का फोन है तो खुश हो जाती है।
आदित्य तुम कॉल में बात करो, मैं थोड़ी देर में अपना काम करके आता हूँ। अवनी बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिलाती है और अपनी प्यारी सासुमाँ से बात करने लगती है। 10 मिनट बाद आदित्य वापस आकर कार में बैठने से पहले रजत को कुछ इशारा कर कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कार विला पे रुकती है। अवनी बिना आदित्य की तरफ देखे कार से उतरकर सीधा विला में चली जाती है। आदित्य समझ जाता है कि उसकी छोटी सी बीवी गुस्सा हो गई है। वो मनाने चला जाता है आदित्य के रूम में। जब आदित्य रूम में आया तो देखा अवनी खुद में ही बदबद रही थी। अवनी खुद को समझते क्या है वो, इतना नहीं कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी की क्रेविंग समझकर उसे खिला दे। इन्हें तो बस अपनी चलानी है, खड़ूस कहीं के, इनसे बात ही नहीं करूंगी मैं। ये सब एन आदित्य न में सिर हिला देता है, दे से कह रहा को इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर अवनी ने पास जाकर उसे प्यार से बुलाता है वाइफी। अवनी दूसरी तरफ मुंह फुलाकर बैठ जाती है। आदित्य ठीक है, अगर किसी को हमारी यहाँ जरूरत नहीं है तो मैं 2 महीने के लिए अमेरिका चला जाता हूँ, किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। ये बोल उठने लगता है। अवनी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों आंसू थे, ये देख परेशान हो जाता है। उसका चेहरा हाथों में भरकर पूछता है क्या हुआ वाइफी, कहीं दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर को बुलाए। अवनी उसके गले लगकर रुंधी आवाज में बोलती है प्लीज कहीं मत जाए मुझे और बेबी को छोड़कर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मत जाओ प्लीज, हम क्या करेंगे आपके बिना। आदित्य उसे शांत करता हुआ उसके बालों में प्यार से हाथ फेरकर बोला कहीं नहीं जा रहा मैं बीवी, यही हूँ। वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं आपको और बेबी को छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं, बताओ बच्चे आप। अवनी आदि ऐसा मजाक भी मत कीजिए प्लीज। आदित्य औक नहीं करूँगा, आप बताओ आप क्या चाहती हो कि आपकी और बेबी की तबीयत खराब हो जाए। अवनी ना में सिर हिलाती है। आदित्य तो आप बाहर खाने की जिद करोगे तो मैं कैसे मानूं, आप ही बताओ अगर आपको कुछ हुआ तो। वैसे भी बारिश का मौसम है, सड़कों भी साफ नहीं होती, वहाँ ठेले पर कैसे खाने दूं आपको। अवनी सोरी आदि पर रमेश अंकल की पानीपुरी बेस्ट होती है, इसलिए मैंने जिद की, अब मैं समझ गई हूँ, जो शेफ बनाएंगे वही खाऊंगी। आदित्य आपको जैसी पसंद है वैसी ही पानीपुरी मिलेगी आपको। बोल ही रहा था कि उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसे उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अवनी को गोद में उठाते हुए बोला चलो आपका सरप्राइज रेडी है। सरप्राइज सुन अवनी एक्साइटेड होकर पूछती है कैसा सरप्राइज, कहाँ है। आदित्य नीचे, चलो मिल जाएगा। जिस पर अवनी अपनी बाहें आदित्य के गले पर डाल देती है। वो दोनों नीचे पहुंचते हैं तो अवनी शौक हो जाती है। सामने रमेश अंकल आत्म और ग्लव्स पहनकर अवनी के लिए पुरिया भर रहे थे। ये देख अवनी बिना कुछ सोचे समझे आदित्य के गाल पर किस करके बोलती है यू आर बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, और चमकती आंखों से आदित्य को देखने लगती है। अवनी की आवाज सुन रमेश अंकल उसे बोलती है बिटिया जल्दी आइए आपकी पानीपुरी खाए। चलिए। अवनी जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और आदित्य के हाथ से पानीपुरी खाने लगती है। रमेश अंकल बिटिया ये बात गलत है कि आपने शादी कर ली, आप प्रेग्नेंट भी है, हमें बताया नहीं। ये तो जब जमाई जी आया आपकी फोटो दिखाए और बोला कि आप प्रेग्नेंट है तब हमें पता चला। ये सुन अवनी शौक होकर आदित्य को देख बोलती है आप कब गए अंकल के पास। फ्लैशबैक, आदित्य 10 मिनट का बोलकर बाहर जाता है। बाहर उसके बॉडीगार्ड उसे ठेले वाले अंकल की दुकान से भीड़ को थोड़ी देर के लिए दूर करते हैं। आदित्य कपूर को देख कोई कुछ नहीं बोल सकता था। आदित्य रमेश अंकल के पास जाता है। रमेश अंकल अपने सामने आदित्य को देखते ही उनकी सिट्टी पिटी गुल हो जाती है। अब भाई आदित्य कपूर को देश का बच्चा बच्चा जनता है। रमेश अंकल हकलाते हुए बोलते हैं आदित्य कपूर की आप यहाँ। आदित्य अंकल मुझे आपसे कुछ काम है, मुझे आशा है आप मना नहीं करेंगे। रमेश अंकल तो ये सुन शोक में चले जाते हैं। आदित्य उन्हें शोक देखता है तो उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है जिसे वो हुपा लेता है। आदित्य फिर बोलता है अंकल आप अवनी नाम की लड़की को जानते होंगे, वो यहाँ अक्सर यहाँ आती है। फिर अवनी का फोटो दिखाकर बोलता है आप इस पहचानते हैं। हाँ। रमेश अंकल फोटो देखकर बोलते हाँ बहुत प्यारी बच्ची है अवनी, अक्सर यहाँ आती है, हमसे ढेर सारी बातें करती है पर पता नहीं 4-5 महीनों से दिखी नहीं है। फिर आदित्य को देखकर आप गन के बारे में क्यों कड़ा रहे हो, वो डरते हुए पूछते हैं। आदित्य क्योंकि ये मेरी पत्नी है, हमारी शादी हो चुकी है और अवनी 4 महीने से प्रेग्नेंट है। रमेश अंकल पहले तो ये सुन शौक हो जाते हैं फिर खुश होकर बोलते हैं रमेश अंकल क्या अवनी बिटिया प्रेग्नेंट है, हम बहुत खुश है बच्ची के लिए। आदित्य जी अंकल क्या आप मेरा एक काम करेंगे। रमेश अंकल क्या काम करना है हमें साहब।
हम जरूर करेंगे आदित्य अंकल, अभी हम घर जा ही रहे थे कि अवनी ने आपके यहाँ से पानीपुरी खाने की जिद की। डॉक्टर ने उसे बाहर से खाने के लिए मना किया है, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं खिला सकता। क्या आप हमारे विला आकर मेरी बीवी के लिए उसकी पसंदीदा पानीपुरी और चाट बना सकते हैं? रमेश अंकल खुश होकर, हाँ जरूर, कब आना है साहब? आदित्य, क्या आप अभी आ सकते हैं? वो पानीपुरी खाए बिना मानेगी नहीं और मैं उसे भूखा रख नहीं सकता। रमेश अंकल, ठीक है, मेरा बेटा यहाँ संभाल लेगा, मैं आ सकता हूँ। आदित्य अंकल, आप हमारे शेफ वो रेसिपी जो अवनी को पसंद है वो सिखा सकते हैं, ताकि उसे जब भी मन हो तुरंत उसे शेफ बना के दे सके। रमेश अंकल, जरूर, हम जरूर करेंगे साहब। आदित्य हाथ जोड़कर, धन्यवाद अंकल, और आप प्लीज साहब मत कहिए मुझे, आप अवनी को बेटी बोलते हैं तो मुझे साहब क्यों? मैं आपकी बेटी का पति हूँ तो आपका दामाद हुआ। आदित्य का इतना सिंपल नेचर देख अंकल खुश होकर बोलते हैं, जी दामाद जी, अब साहब नहीं कहेंगे। आदित्य स्माइल के साथ, थैंक यू अंकल, मेरे असिस्टेंट के साथ आप आइए, मैं तब तक अपनी गुस्से हुई बीवी को मानता हूँ। अंकल रजत के साथ चले जाते हैं। आदित्य कार में आकर बैठ जाता है। फ्लैशबैक एंड। ये सब सुन अवनी शॉक हो गई थी, फिर खुश होकर बोलती है, थैंक यू आदि, थैंक यू अंकल। रमेश अंकल, चलो बिटिया, और क्या खाना है ये बताओ आप? अवनी अंकल, चाट पापड़ी। रमेश अंकल चाट पापड़ी बनाने चले जाते हैं और शेफ को सलीके से सारी चीजें उनके तरीके से सिखाने लगते हैं। शेफ सब सीख जाते हैं। अब जब चाहे अवनी को वो ये सब खिला सकते थे बनाकर। अवनी आदित्य के हाथों से खाते हुए प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। अवनी एक पूरी उठाकर आदित्य की तरफ कर देती है। वैसे तो आदित्य ये सब कम ही खाता था, पर अवनी के प्यार से खिलाने पर वो खा लेता है, उसे भी टेस्ट पसंद आता है। दोनों यूं ही मिलकर पानीपुरी और चाट एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेहरा हाउस में दादाजी अपना सामान पैक करके निकल रहे थे। नीचे कपूर फैमिली के गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे थे। कपूर फैमिली के गार्ड्स को देखकर रिया मन ही मन खुश हो रही थी। रिया सोच रही थी, रिया मन ही मन खुश होकर बोलती है, कपूर फैमिली के गार्ड्स, वाओ, मतलब मेरी खूबसूरती का जादू आदित्य पर चल गया। अवनी प्रेग्नेंट है तो आदित्य को अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए मुझे बुलाया होगा। कितनी बेवकूफ़ है अवनी, उसके ही सामने उसके पति को मैं शॉर्ट एंड रिवीलिंग ड्रेस पहनकर आदित्य को सिड्यूस करती थी, उसे पता भी नहीं चला। चल रेडी हो जा रिया, आदित्य को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अवनी और उसके बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये सब सोच आगे आकर स्टाइल से गार्ड्स को बोलती है, रिया, तुम्हें शायद आदित्य ने मुझे लेने आने के लिए भेजा है ना? थोड़ी देर रुको, मैं रेडी होकर बैग लेकर आती हूँ। ये सुन सारे गार्ड्स हंसने लगते हैं। उनको हंसता देख रिया कंफ्यूज भी थी और गुस्सा भी। वही सारे गार्ड्स रिया को और उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानते थे। उनको रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको भी अब तक सारी कहानी पता चल चुकी थी कि रिया ने उनकी यंग मैडम के साथ क्या क्या किया और उसके दरादे क्या है। सबको ये पता चला कि रिया उनके यंग मास्टर, यंग मैडम और आने वाले लिटिल यंग मास्टर को मारना चाहती है, तो सबका खून खोल उठा। सबने जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल किया था। उनकी मिस ने उन्हें समझाया था कि एक पल में मारने में कोई मजा नहीं है, जो तड़पा तड़पा कर मारना में है। वही सब गार्ड्स को जब पता चला कि उनकी मैडम को सर से कितनी मजबूरी में अलग रहना पड़ा और उन्हें अलग करने की कितनी साजिशें की गई है, तो उनका तो रिया और उसकी माँ के टुकड़े टुकड़े करने का मन हो रहा था। अवनी ने उन्हें कहा था कि मेहरा हाउस में अगर उन रिया और उसकी माँ की इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है। सब पहले से ही इनसे नफरत करते थे, फिर ये मौका कैसे जाने देते। सबको हंसता देख रिया के साथ उसकी माँ को भी गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? क्या गलत बोला मेरी बेटी ने? ऊंची आवाज सुनकर एक गार्ड आगे आकर रिया के पास से गोली मारता है, जो रिया को छूकर वास से जा लगी। रिया दर्द से चिल्लाने लगती है। गार्ड्स का हेड बोलता है, आवाज नीची करके बात करना। ऊंची आवाज हम सिर्फ अवनी मैडम की सुनते हैं। अवनी का नाम सुन रिया की आंखों में नफरत उतर आती है। ये सब नोटिस करते हैं। रिया, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? मैं अवनी दी को अभी कॉल करके बोलती हूँ कि तुमने मुझ पर गोली चलाई है। ये सुन गार्ड्स फिर से हंसने लगते हैं। इस बार दोनों माँ बेटी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर कुछ बोलती नहीं क्योंकि उन्हें ट्रेलर मिल चुका था। एक गार्ड बोलता है, तुम बोलोगी और यंग मैडम तुम पे यकीन कर लेगी। हम इतने सारे और तुम एक, हम बोल देंगे मैडम हमने नहीं किया। मैडम की शादी भी नहीं हुई थी, तब से हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सालों हो गए, वो ज्यादा यकीन करती है हम लोगों पर। उस गार्ड की बात सुन रिया को बेइज्जती महसूस हुई।
दूसरा गार्ड, तुम्हें लेने हम आएंगे। क्या जोक है मैडम, और वो भी आदित्य सर आपको बुलाएंगे। ख्वाब औकात में रहकर देखे जाते हैं, ये बोल फिर हंसने लगता है। तीसरा गार्ड आंखों में नफरत लिए बोलता है, तुम जैसी लड़की को हम अच्छे से जानते हैं। तुम भले ही हमारी मैडम के भोलेपन का फायदा उठा सकती हो, पर हमारी नजरों और तुम्हारी आंखों में यंग मैडम के लिए हमें नफरत साफ दिखती है। रिया से अब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतने में दादाजी नीचे आते हैं और बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ। गार्ड्स के हेड आगे आकर बोले, दादाजी हम यहाँ आपको लेने आए हैं। और यंग मैडम ने जो सामान बोला था वो भी रिया मैडम को लगता है कि हम उन्हें यंग मास्टर के कहने पर लेने आए हैं। पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगता है। दादाजी रिया की तरफ देखकर अपनी रौबदार आवाज में बोले, पहले जान लिया करो कि ये लोग यहाँ किसके लिए आए हैं। दूसरी बात, आदित्य को तुमसे क्या लेना देना। तुम्हारे इरादे अच्छे से समझता हूँ मैं, समझी। फिर गार्ड्स को देखकर, तुम सब ऊपर से अवनी बिटिया के रूम में, उसकी माँ में रूम में और मेरे रूम, तीनों में से पैक किया हुआ सामान नीचे ले आओ। मेरे रूम के अलावा दूसरे दोनों रूम का सामान अवनी के पास पहुंचा दो, और मेरा सामान ओल्ड कपूर मेंशन। गार्ड काम पे लग जाते हैं। वही उनकी बात सुनकर रिया और कामिनी के होश उड़ चुके थे। वो अच्छे से जानती थी कि अवनी और उसकी माँ के कमरे में सारे खानदानी गहने, महंगे कपड़े, सब चीजें हैं। वो इन चीजों को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। कामिनी आगे आकर बोली, पापा ये सारी चीजें आप कहाँ ले जा रहे हैं और आप खुद कहाँ जा रहे हैं। दाजी, ये सामान अवनी और उसकी माँ का है तो जाहिर है उसके घर ही जाएगा। उसने मंगवाया है। मैं ओल्ड कपूर मेंशन जा रहा हूँ, वही रहूंगा। तुम तीनों बिगड़े हुए लोगों की शक्ल देखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुन दोनों माँ बेटी शौक हो जाते हैं। रिया आगे आकर रोने का नाटक करते हुए, दादाजी हमसे कोई भूल हुई है जो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। कामिनी, पापा बेटी के ससुराल में रहना अच्छा लगता है क्या? वैसे भी इतना बड़ा घर है, फिर क्यों? दादाजी, ये अवनी का ऑर्डर है और मैं वही कर रहा हूँ। तुम दोनों अपना नाटक बंद करो। फिर एक गार्ड को 5 चाबी देते हुए, ये लो तुम 5 लोग ये चलाकर अवनी को देकर आना। उसमें 3 स्पोर्ट्स कार और 2 स्पोर्ट्स बाइक की चाबी थी। जो अवनी का था वो शादी के वक्त लेकर नहीं है थी, पर अब वो अपनी कोई चीज रिया के हाथों नहीं जाने दे सकती थी। सब अपने हाथ से फिसलता देख रिया बोलती है, दादाजी ये सब मेरा फेवरेट है, आप क्यों भेज रहे हो? दादाजी सख्ती से बोलते हैं, ये सब अवनी का है, उसे चाहिए तो मैं लौटा रहा हूँ। समझी, अगर तुम्हें चाहिए तो अपने असली बाप को ढूंढ कर उससे मांग लो। ये बात सीधे कामिनी और रिया के दिल पर लगी। रिया रोते हुए कमरे में भाग जाती है। गार्ड्स दादाजी और सारा सामान साथ में कार और बाइक लेकर निकल जाते हैं। चैप्टर 14, रिया की नफरत। दादाजी ओल्ड कपूर मेंशन पहुंच गए। उनका वहां अच्छे से स्वागत हुआ। सारा सामान अवनी के पास पहुंच गया। उसने अपने कमरे में, जहां आदित्य से अलग रहती थी, वहां सेट करवा दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य और अवनी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। आदित्य अवनी से पूछता है, आदित्य बेबी, आपने दादाजी को ओल्ड कपूर मेंशन में रहने के लिए कैसे मनाया? अवनी, मैंने दादाजी को ओल्ड कपूर शन में भेजने की वजह बता दी, जो मैंने मम्मी पापा को बताया था, इसलिए वो दादाजी को उनके साथ शिफ्ट होने के लिए इतना फोर्स कर रहे थे। आदित्य ये सुन और कंफ्यूज हो गया। उसने अवनी से बोला, आदित्य बीवी पूरी बात बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। अवनी, बात यह है आदि की रिया ने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दादाजी को जान से मारने का प्लान बनाया था। मैंने दोनों माँ बेटी की बातें सुनी, बोल रही थी कि अगर दादाजी उनके शेयर रिया के नाम नहीं करेंगे तो उन्हें जहर दे देंगे। अवनी की ये बात सुन आदित्य फिर से चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि रिया इंसान है या डायन, सबको मारने पे तुली हुई है। आदित्य के मन की बात अवनी को साफ सुनाई दे रही थी। फ्लैशबैक, अवनी ने दादाजी को फोन किया। दादाजी, अरे अवनी बच्चे कैसे हो आप? अवनी, दादाजी आप कहाँ हो? दादाजी, बेटा ये कैसा सवाल है, रात को अपने कमरे में ही होऊंगा ना? अवनी, ठीक है, आप पहले अपने रूम को अच्छे से लॉक कीजिए। दादाजी, क्या हुआ है बच्चे, बताओगी कुछ? अवनी, अभी कुछ मत, 4 बड़ी कह रही हूँ मैं, वो करो मेरी कसम। दादाजी समझ गए कुछ दाल में काला है। उन्होंने तो रूम लॉक किया, फिर बोले, दादाजी लॉक कर लिया लॉक रूम। अवनी, अब बालकनी में जाकर बात कीजिए मुझसे। दादाजी तुरंत बालकनी में चले गए। दादाजी, अब बालकनी में आकर डोर भी लॉक कर दिया। अब बताओगी कुछ? अवनी, दादाजी मैं आपसे कुछ मांगूंगी, आप मुझे दोगे? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे, मेरे बस में होगा तो जरूर दूंगा। अवनी, बड़ी आपको ओल्ड कपूर मेंशन में शिफ्ट होना होगा, प्लीज मेरे लिए।
ये सुन अशोक जी को शौक लगा। वो तुरंत बोले, यह क्या बोल रही हो अवनी? तुम जानती भी हो तुम्हारे ससुराल में क्यों रहूंगा मैं? अवनी, दादाजी मैं आपको हमारे साथ रखना चाहती थी, पर कुछ दिनों बाद कंपनी से आप रिटायरमेंट ले लोगे, मैं वहाँ बिजी रहूंगी और आदि कपूर इंडस्ट्री में, फिर आप अकेले हो जाते, इसलिए मैंने मम्मी पापा के कहने पर आपको वहाँ भेजने के बारे में सोचा। दादाजी, तुम हमें मेहरा मेंशन से क्यों निकल रही हो? वहाँ क्यों भेजना चाहती हो? अवनी, आप क्या मुझे रोते हो दर्द में तड़पते हुए देखना चाहते हो? दादाजी चुप, एकदम चुप। ये क्या बोल रही हो? हम क्यों तुम्हें दर्द में देखेंगे? इस बात क्या है, सीधे सीधे बताओ अभी बच्चे प्लीज। अवनी, आपको पता है दादाजी हम कोई काम बिना वजह नहीं करते। मुझे पता चला है कि आपने जो शेर सीक्रेटली मेरे नाम किए थे, वो शेर रिया को चाहिए। वो दोनों माँ बेटी प्लान बना रहे हैं कि आपने वो शेर उनको नहीं दिए तो वो आपके खाने में जहर देकर आपको मार देंगे। मैं आपको खोना नहीं चाहती, बोलते हुए उसका गला रूंध गया। अवनी की बात सुन दादाजी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पहले ही अवनी ने बता दिया था कि रिया ने क्या क्या किया और सोचा है। जब वो अवनी के अजन्मे बच्चे को मारने की चाह रख सकती है, तो दादाजी तो कुछ भी नहीं है। दादाजी को कुछ न बोलता पाकर अवनी फिर बोली। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे, जो दादाजी फिल कर सकते थे। अवनी, दादाजी आपको अपनी अवी के लिए करना होगा। अभी तो आपको मेरे बच्चे को भी खिलाना है, मैं आपको उस हाल में नहीं देख पाऊंगी। इतना बोल वो जोर जोर से रोने लगी। रोना आए भी क्यों ना, उसे वो वक्त याद आ गया जब उसे अपनी मौत के पहले दादाजी की मौत की खबर मिली थी। वो आखिरी बार अपने दादाजी को देख भी नहीं पाई थी, पर इस बार वो पूरी तरह से तैयार रहेंगी। दादाजी सब सह सकते हैं, पर अवनी के आंसू नहीं। इस बार भी वही हुआ। अशोक जी के पत्थर जैसे सीने को अवनी के आंसू ने पिघला दिया। दादाजी, बच्चे आप रोना नहीं, देखो आपके बड़ी आपकी सारी बातें मानेंगे, प्लीज आप रोना नहीं। आप जब कहोगी तब मैं कपूर मेंशन चला जाऊंगा। ये सुन अवनी खुश होकर रोना भूल गई। अवनी, आप अपना सारा सामान पैक कर लेना, कल सुबह ही कपूर फैमिली के गार्ड आपको लेने आ जाएंगे। दादाजी और कुछ मैडम मवनी हबमा और मममा ककमर का सारा मामान कपमन से कुछ पुले हमारे विला में चाहिए। जब पैक करचा देना, मन जानती हूँ आपके निकलते ही दोनों माँ बेटी हपार गहने और कपलों पे नजर लगाएगी। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, हो जाएगा अवनी, एक भी चीज नहीं चचरटनी चाहिए। दादाजी, हाँ बेटा। ऐसे ही कुछ देर बातें करके फोन रख देते हैं। फ्लैशबैक एंड आदित्य, ओह मतलब दादू को तुमने इमोशनल ब्लैकमेल किया बेबी, क्या बात है? अवनी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और करूंगी तो भी आप क्या कर लोगे? अवनी एटीट्यूड से बोली। बेचारा आदित्य क्या ही बोलता, उसने अपनी जुबान बंद रखने में ही भलाई समझी। शाम का वक्त, मेहरा हाउस में रिया गुस्से और जलन से आन बबूला हो रही थी। अवनी ने कपूर मेंशन से उसकी खबरी जिसको मेड बनाकर भेजा था, उसे वापस भेज दिया था। सारा सामान, कपड़े गहने भी मंगवा लिए। सबसे बड़ी बात, दादाजी उनका टारगेट थे। उन्हें जो शेर चाहिए थे वो दादाजी के थे। वो शेर और मौका उनके हाथ से जा चुका था। रिया गुस्से में तोड़ फोड़ कर रही थी। रिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मोम, इस अवनी की हिम्मत बढ़ती जा रही है। सारे प्लान फेल हो गए। दादाजी भी चले गए, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? नो नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कामिनी जी, अगर ऐसा होता तो आदित्य अब तक हमें खत्म कर चुका होता, समझी? उसे कोई शक नहीं हुआ है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है समझ नहीं आ रहा। रिया उस बीच ने पहले मेरे आदित्य को छीना, फिर दौलत छीनी, अब बाकी कुछ बचा था तो गहने ले गई। दादाजी भी गए, शेर भी गए, इस अवनी को तो मैं छोड़ूं ही नहीं। बोलते हुए उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा, जलन, पागलपन जैसे कई भाव छलक रहे थे। कामिनी, शांत हो जाओ, शांति से काम लो। वो अपनी वैसे ही बेवकूफ है। तुम कॉल करके पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। रिया चिल्लाते हुए बोली, नो मीन्स नो, उस बीच से इसका बदला मैं जरूर लूंगी। उसे ऐसी मौत दूंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। उसे और उसके बच्चे दोनों को मार दूंगी। और आदित्य, उसे बड़ी अवनी की फिक्र है न, उसके सामने ही उसकी बीवी और बच्चे को टॉर्चर करके तड़पाऊंगी, और वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बोलकर पागलों की तरह हंसने लगी, इस बात से अनजान कि उसकी सारी बातें, हरकतें कोई देख और सुन रहा है। जी हाँ, ये कोई और नहीं आदित्य और अवनी ही थे। अवनी ने चुपके से रिया के कमरे में कैमरा लगा दिया था, जिससे उसे साफ देखा और सुना जा सके। रिया की बात सुना आदित्य गुस्से से भर गया। उसकी नीली आंखें लाल हो गई, वही अवनी की आंखें भर आई। उसे पिछले जन्म का वो मौत का खौफनाक मंजर याद आ गया। अवनी के रोने की आवाज सुन आदित्य होश में आया।
उसने तुरंत अवनी को गले लगाया। वो समझ सकता था कि बातें कितनी चुभी होगी अवनी को। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर अवनी के लिए उसे शांत रहना था। ये अवनी भी जानती थी। आदित्य उसके चेहरे को हाथ में भरकर बोला, बीवी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपका हब्बी हैन सब ठीक कर देगा। कोई हमारे बेबी को छू भी नहीं पाएगा। ट्रस्ट मी अवनी, आई ट्रस्ट यू। ऐसे ही डिनर कमरे में करके वही दोनों सो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी दोस्तों।